बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों को वसंत भाग 1 का पाठ 16 वन के मार्ग में पढ़ा रही हूँ, जिसको मैंने कल के वीडियो में दोनों अनुच्छेद का भावार्थ बताया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपने उसे देखा होगा। वर्णन था, तुलसीदास जी ने जो इस अनुच्छेद में वर्णन किया था वो था कि जब कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा राम के लिए, तो सीता और लक्ष्मण भी साथ गए। और सीता और लक्ष्मण जब साथ निकलते हैं तो उन्हें मार्ग की कठिनाइयों का अनुभव नहीं रहता। तो सीता जी थोड़ा ही दूर चल के घबरा जाती हैं और कहती हैं, चलनो अब केतिक, कितना अभी चल रहा है, कहाँ पर्णकुटी बनेगी। पसीने से भीग जाती हैं। तो थोड़ी दूर जाकर लक्ष्मण जब उनके होंठ को सूखा हुआ देखते हैं, प्यास से व्याकुल देखते हैं, तो पानी लेने जाते हैं। सीता जी भी इशारा करती हैं कि थोड़ा आप भी विश्राम कर लीजिए। राम को लगता है कि सीता विश्राम करना चाहती हैं, तो वे बैठ जाते हैं पेड़ की छांव में, कांटे निकालने लगते हैं ताकि इसी बहाने सीता को कुछ आराम मिल जाए। तो ये सारा भावार्थ मैंने आपको इससे पहले वाले अनुच्छेद में पढ़ाया। उसी अंश की थोड़ी सी पुनरावृत्ति करा के मैं आज आगे बढ़ती हूँ। तो आज बारी है प्रश्नोत्तरों की, जिसको मैंने पहले से बोर्ड पे लिख दिया है। समय की बचत के हिसाब से मैं उसे समझाती चलूँगी और आप इस पर से उसे उतारते चलिए, जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो जाए। प्रायः बच्चे मेरे से कहते हैं कि क्वेश्चन आंसर कैसे करें। आप बच्चों वीडियो को बार बार देखिएगा, प्रश्नों के उत्तरों को सुनिएगा एवं पढ़िएगा। तो प्रश्नों के उत्तरों को लिखने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो बार बार देखना चाहिए, तब ये कठिनाई आपको नहीं लगेगी और आपको प्रश्नोत्तर लिखना आ जाएगा। तो मैं ज़्यादा समय आपका न लेते हुए सीधे आ जाती हूँ पहले प्रश्न पर, और पहला प्रश्न पढ़ के फिर आपको समझाती हूँ। तो पहला प्रश्न है पाठ का सवैये से। सवैया का मतलब पहले बता दें बच्चों आपको। सवैया एक प्रकार का छंद है। अब आपके मन में प्रश्न होता होगा, छंद क्या होता है? तो अभी आप बहुत छोटे हैं, कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बता दूं। छंद का मतलब होता है कुछ मात्राएं निश्चित होती हैं कि दोहा और चौपाई में इतनी ही मात्राएं होंगी, उसी के आधार पर उनका नामकरण होता है। ठीक ऐसे ही ये सवैया है, जिसमें कि मात्राएं होती हैं। अब उन मात्राओं को याद करना, उन्हें जानना आपके लिए आवश्यक नहीं होता, बस मात्राओं की गणना के आधार पर इनका नामकरण हुआ है। तो मैं प्रश्न पर आती हूँ। पहला प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? तो उन्होंने कहा था ना, जैसे ही 2 पग चली उन्होंने कहा था ना, चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहो कितवै। तो यही दशा हुई थी। वो थक जाती हैं, माथे पे पसीने की बूंदें आ जाती हैं और वे पसीने की बूंदों से घबरा करके भगवान राम से पूछते हैं, चलो अब केतिक, पर्णकुटी करिहो कितवै, कहाँ चल के हम पत्तों की कुटिया बनाएंगे। तो मैं पहले प्रश्न को पढ़कर सुना दी। अब मैं इसका उत्तर यहाँ जो मैंने लिखा है वो मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। नगर के बाहर निकल 2 पग चलने के बाद सीता के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। प्यास के कारण उनके होंठ सूख गए। सीता चलते चलते थक भी गई हैं। तभी तो वो पूछती हैं, चलो अब केतिक, अभी कितना और चलना है? पर्णकुटी करिहो कितवै, कहाँ चल के हम पत्ते की कुटिया बनाएंगे कि हम विश्राम करें। तो ये सारी चीजें पूछती हैं कि
नगर के बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता के माथे पे पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। प्यास के कारण उनके होंठ सूख गए। सीता चलते चलते थक भी गई। तो ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। अब मैं पढ़ती हूँ दूसरा प्रश्न। अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? तो किसने पूछा था ये चीज? सीता ने राम से पूछा था कि पर्णकुटी करियो कि तो कहाँ आप चल के पर्वत की कुटिया बनाएंगे विश्राम के लिए। क्यों पूछा था? क्योंकि वो थक गई थी। सीधी सी बात है, उन्हें विश्राम की आवश्यकता थी। सीता जी इतनी सुकोमल थी कि वो धरती पर पांव तो रखती ही नहीं थी, अर्थात उन्हें इतना अभ्यास ही नहीं था चलने का। और अगर उसमें उन्हें कांटों भरे रास्ते थे, जंगल के उबड़ खाबड़ कांटों भरे रास्तों पर चलना हो तो थकना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो वो यही सवाल करती हैं। तो सीता ने राम से पूछा, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये प्रश्न है कि अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? तो अब और कितना दूर, कितनी दूर करते हैं इसको, कितनी दूर चलना है, ये वाक्यांश सीता ने राम से पूछा है। ये वाक्यांश सीता ने राम से पूछा है क्योंकि वह थक गई थी और प्यासी थी, इसलिए वो पूछती हैं कि चलो अब केतिक पर्णकुटी करी हो कि तुम्हें कहाँ चल के पत्ते की कुटिया बनाएंगे। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, जो आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको अपनी कॉपी पे उतारते चलिए। फिर जो तीसरा प्रश्न है वो मैं पढ़ती हूँ, आपको समझाती हूँ। तीसरा प्रश्न है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? अब राम ने क्या सहायता की थी? जब सीता को उन्हें लगता है कि सीता बहुत थक गई हैं तो वो एक पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। सीता भी ये चाहती थी कि आप विश्राम कर लीजिए, लक्ष्मण बहुत छोटे हैं, जल लेने गए हैं, उन्हें भी आ जाने दीजिए, तब तक आप विश्राम कर लीजिए। तो भगवान राम को ये लग जाता है कि सीता जी थक गई हैं, तो वो एक पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं, पैरों को झाड़कर और अपने पैरों के कांटों को निकालने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो इस तरह करके समय व्यतीत कर रहे हो। कांटों को निकालते रहेंगे, उतनी देर में सीता कुछ थोड़ा आराम कर लेगी, ये उनके मन में आता है। तो वो कह नहीं सकते थे कि आप थक गई हैं, बल्कि वो ये करते हैं कि पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं और बैठ करके वो कांटे निकालते हैं कि कुछ पल सीता इसी बहाने आराम कर लें। प्रश्न को एक बार दोहरा देती हूँ। प्रश्न है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? तो इसका उत्तर है, राम ने अनुज लक्ष्मण, अनुज छोटा भाई, अनुज लक्ष्मण को पानी लाने को भेजा है। उन्होंने पसीना पोंछा, पेड़ की छाया में बैठ पांव से कांटे निकाले ताकि सीता को कुछ आराम मिल जाए। इसीलिए कि सीता थकी हैं और उन्हें कुछ आराम की आवश्यकता है, तो उन्हें थोड़ा आराम मिल जाए। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं बढ़ती हूँ चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है इसमें, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। तो मैं आपको दोनों सवैये का अंतर पहले मौखिक रूप से समझा देती हूँ, फिर मैंने जो लिखा है वो भी पढ़ दूंगी। तो दोनों सवैये में अंतर क्या है? पहला सवैया है पुरते निकसी रघुवीर वधु, यानी पुर नगर, नगर से रघुवीर वधु निकली। यानी वर्णन कहाँ का है? जब अयोध्या से वन गमन के लिए राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, उस समय का वर्णन है। और जब बाहर निकलते हैं और थोड़ा दूर चल लेते हैं, तब उसके बाद वे
माथे पर पसीने की बूंदें छलछला जाती हैं। वो पसीने की बूंदें पूछती हैं। सीता घबरा जाती हैं और थकान के मारे पूछती हैं, चल लो अब केते पर्णकुटी करियों के तुहे। तो पहले सवैये में तुलसीदास जी ने अयोध्या से निकलकर नगर की ओर बढ़ते हुए वन के रास्ते पर जाते हुए राम, लक्ष्मण और सीता का वर्णन किया है। और दूसरे सवैये में उन्होंने ये दिखाया है कि सीता बहुत थक गई हैं थोड़ा दूर जाने के बाद, अब उन्हें आराम की आवश्यकता है। तो वो अपने प्रियतम भगवान राम से कहती हैं कि जल को गए हैं लखन और लरिका हैं, कि जल लेने के लक्ष्मण बच्चे हैं, पानी लेने गए हैं, तब तक आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अपनी थकान नहीं बताना चाहती बल्कि ये कहती हैं आप विश्राम कर लीजिए। सीता इस तरह कह के वो स्वयं भी आराम करना चाहती हैं। भगवान राम को ये समझ में आ जाता है कि सीता थक गई है, वो आराम करना चाहती हैं। तो दोनों सवैये के बीच यही अंतर है। पहले सवैये में नगर से निकलने का वर्णन है और दूसरे सवैये में जो थोड़ा आगे चलने के बाद थकान हो जाती है उसका वर्णन है। तो दूसरे पहले सवैये का मैं यहाँ पढ़ती हूँ। पहले सवैये में राम सीता का अयोध्या से निकलकर वन गमन का वर्णन है। दूसरे सवैये में सीता के थक जाने पर उन्हें बैठाने के लिए पैरों से कांटे निकालने का वर्णन है। तो ये पहले और सवैये दूसरे सवैये का अंतर यही है कि पहले में नगर से निकलने का वर्णन है और दूसरे सवैये में पांव से कांटे निकालने का वर्णन है, जिससे कि सीता की थकान मिट जाए और उन्हें ये बताना न पड़े कि वो थक गई हैं। अब मैं बढ़ती हूँ पांचवें प्रश्न की तरफ। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो वन का मार्ग कैसा हो सकता है बच्चों, आप खुद जानते हैं। वन के मार्ग पर कोई सड़क तो होती नहीं है, उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, जंगल होते हैं, कांटों भरे होते हैं, धूल भरे होते हैं। तो यही वन का रास्ता है। उसका वर्णन तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। पाठ के आधार पर ध्यान दीजिएगा, पाठ के आधार पर वन का मार्ग धूल स्पष्ट नहीं हो रहा, मैं इसको थोड़ा सा, धूल कांटों से भरा है, भयानक गर्मी है, तपती दोपहर है, कांटों से भरा निर्जन मार्ग है जिस पर सीता, राम और लक्ष्मण चले जा रहे हैं। तो ये हुआ वन के मार्ग का वर्णन जो आपके पाठ के आधार पर किया गया है। अब मैं आपको आगे के प्रश्नों को समझाती हूँ। यहाँ मैंने प्रश्नोत्तरों को लिखा दिया। अब मैं अनुमान और कल्पना का जो प्रश्न है उसे थोड़ा पढ़ के समझा देती हूँ आपको, कि अगर उसमें से कभी प्रश्न आए तो आप उसको कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर अगर पानी मिल जाए तो, भूख लगने पर भोजन मिल जाए। तुम्हें तो किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी तो कुछ समय के बाद पूरी हो गई होगी। तुम सोचकर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी
होगी। अब बच्चों यहाँ पर जो वर्णन दिया गया है वो ये है कि अगर आपको मान लीजिए किसी चीज की आवश्यकता होती है, प्यास लगी है, आप कक्षा में पढ़ रहे हैं और आपको प्यास लगी है। अब ऐसी स्थिति में एक तो आपको बेचैनी लगेगी, आप उसी में उठते बैठते रहेंगे। अगर आपको नहीं रहा गया तो कभी कभी आप पूछते हैं पानी पीने के लिए। अगर उस दौरान अध्यापक, शिक्षक या कोई किसी ने मना कर दिया तो आप 2-4 सेकंड चुप रहने के बाद फिर कहते हैं जाने के लिए। फिर बाद में ये भी कहते हैं बहुत जोर से प्यास लगी है। तो बेचैनी महसूस होती है। अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, चाहे वो भूख हो, चाहे वो प्यास हो या अन्य कोई चीज़ हो, अगर ऐसी स्थिति में आपको उस चीज़ की आवश्यकता और नहीं मिलेगी तो आपको बेचैनी लगेगी, परेशान होंगे, कभी कभी और तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने कष्ट का अनुभव होने लगता है कि नहीं, अगर ये नहीं मिला तो हम बेहोश हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हमसे नहीं हो रहा है। तो इस तरह की अनुभूति होती है जिसको कि आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। और आपकी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि वो चीज़ आपको मिल जाए। सीधे आते हैं भाषा की बात पर, और भाषा की बात का प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है लखी, शब्द लिखा है लखी। देखिए शब्द पे लखी है, उच्चारण कैसे किया, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं लखी, ये लिखा है, इससे छोटी ई की मात्रा है और इसका उच्चारण धीरे से करते हैं लखी। लखी नहीं बोलेंगे, लखी, यानी आप वहां पर धीमे से बोलेंगे तो उच्चारण के साथ ही आपको मात्रा का ज्ञान भी होगा। तो लख शब्द लिखा है, अवधी भाषा का प्रयोग है इस सवैये में। तो लख का मतलब होता है देखना, लखना, देखना। धरी, धर शब्द तो प्रायः भोजपुरी में या अवधी में भी कहा जाता है धरना। यहाँ जरा धर दो, धरना, धरना मतलब रखना। तो धर शब्द आया है यानी रख कर। पोछ, पोछ मतलब पोछना, ये अपने आप ही आपको समझ जाए, लेकिन ये अवधी भाषा है तो इसमें और जानी मतलब जानकर। तो ये 3-4 जो शब्द दिए हैं इसमें लिखा है ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थ को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं उसी के लिए अवधि में छोटी ई की मात्रा जोड़ते हैं। लखी, देख कर, लख कर। अवधि में बैठने शब्द के लिए, बैठ शब्द के लिए बैठी कहते हैं। बैठी, बैठी मतलब छोटी की मात्रा है, बैठी यानी बैठकर। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है, अपने भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ। तो आपकी भाषा में जो है वो तो आप लिख ही सकते हैं, जैसे धर शब्द जो है वो आपकी भाषा का भी है। लखी, बैठी, चली, ऐसे बहुत से शब्द हैं, क्रियाएं ही अक्सर आपको मिल जाएंगी। तो आप इसको मात्रा लगा के लिखिए और इन 4 शब्दों को भी अपनी कॉपी पर उतार लीजिए, क्योंकि ये अवधी भाषा का है तो मैं बल्कि यहाँ उतार ही देती हूँ। ये आपका खड़ी बोली रूप हुआ। मैं पहले प्रश्न को यहाँ मिटा रही हूँ और आपको भाषा के बाद का जो प्रश्न है वो यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो भाषा के बाद का जो प्रश्न है वो है भाषा की बात। आपको इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा पहले वो भी सुन लीजिए। आपको प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है कि दिए गए अवधि के शब्द का खड़ी बोली रूप लिखें। अब ये आपका प्रश्न हो गया। अब आपको अवधि शब्द का खड़ी बोली रूप लिखना है तो आप यहाँ लिखिए अवधि का जो शब्द है, अवधि भाषा का शब्द है और उसका खड़ी बोली रूप है ये खड़ी
बोली रूप। अब खड़ी बोली रूप है तो उसमें है लक्ष्य। देखिए मैंने आपको अभी बताया, पढ़ के समझाया है, जो ये लक्ष्य पर छोटी की मात्रा दे रहे हैं, ये कर का अर्थ देता है। कर यानी लक्ष्य मतलब देख कर, तो ये देख कर जो शब्द आया वो खड़ी बोली रूप हो गया। फिर अगला है ओछी। ओछी, इसमें भी लगा दीजिए पहुंच कर, इसमें भी आपका शब्द बन जाएगा पहुंच कर। फिर अगला शब्द है धारी, ध्यान दीजिएगा, अगला शब्द है धारी। धर में होगा धर कर या ना कहिए तो रख कर, इसका खड़ी बोली रूप होगा। आप धर कर नहीं समझ पाएंगे, आप सीधे लिखिए कि रख कर। मैं फिर से लिख देती हूं, रखना जो है खड़ी बोली रूप होता है, तो मैं उसे यहां लिखती हूं। एक लाइन और मिटा दूं तब आपको मैं चारों शब्द लिखकर समझा देती हूं कि छोटी की मात्रा जो है वो कर की जगह प्रयोग होता है। इसके बाद है जानी। अब जान का क्या हो जाएगा, जान कर। चली, चली का क्या हो जाएगा, चल कर। तो ये सारे शब्द इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि अवधी भाषा का जो शब्द है इसका खड़ी बोली रूप लिखिए। तो आपको ऐसे दिया है तो ये आप इसको अवधि में परिवर्तित करना है तो इसकी जगह आप ये लिख देंगे। तो दोनों तरह से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मैं अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम बदल जाते हैं। छाह घड़ी को ठाढ़े को गद्य में यदि लिखा जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य शब्द क्रम में लिखो। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो अवधी भाषा की कविता का जो शब्द है उस शब्द को कैसे लिखना है, आपको आपकी बोलचाल की जो खड़ी बोली का रूप है उसकी तरह लिखना है। तो उसमें आपको जो शब्द, जैसे यहाँ पर एक लिखा है ना, छाह घड़ीक हुए ठाढ़े। छाह घड़ीक हुए ठाढ़े मतलब छाह में एक घड़ी खड़े हुए। तो इसको आपको अवधि में लिखा था तो ऐसे है, लेकिन खड़ी बोली में लिखना है तो इस तरह से, छाह में, छाया में एक घड़ी खड़े हुए। अब आगे देखते हैं किसमें क्या और कहा गया है। अब है पुरते निकसी रघुबीर बधू। अब इसको खड़ी बोली में कैसे कहेंगे कि सीता जी नगर से निकली या नगर से बाहर निकली। फिर दूसरा है पुट सूख गए मधुराधर वे, उनके मधुर होंठ सूख गए, ये खड़ी बोली हुआ। फिर कविता की पंक्ति का है, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, कुछ समय तक सीता ने आराम किया और पैरों से कांटे निकाले। पर्ण कुटी करिहों कित हुए, पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे, अर्थात पत्तों की कुटिया को आप कहाँ बनाएंगे। तो अवधी भाषा में ये शब्द लिखा गया है और आप इसको खड़ी बोली के रूप में लिखना है। तो मैं अवधि वाला छोड़ के सिर्फ उत्तर आपको लिख देती हूँ। आपकी पुस्तक आपके सामने होगी तो आप उसके साथ मिलाते रहिए, मैं पढ़ के मैं आपको इसीलिए बता दी हूँ। तो पहला जो शब्द है वो शब्द है, ध्यान से लिखिए,
पुरते निकसी रघुबीर बधू। तो आप इसको क्या लिखेंगे? सीता जी नगर से निकली। अब देखिए रघुबीर बधू तो सीता ही है, तो सीधे खड़ी बोली में सीधे सीधे लिखेंगे सीता जी नगर से निकली। अब दूसरा क्या होगा? दूसरा है वाक्य पुट सूख गए मधुराधर वे। अब उनके मधुर होठ सूख गए। अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा वाक्य है बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। बैठ कर उन्होंने वे बैठ कर पांव से कांटे निकाले। अब देखिए ये हो गया। चौथा भी बता दें आपको। चौथा वाक्य पर्ण कुटी करिहों कित है। पर्ण कुटी करिहों कित है, तो लिखेंगे पत्तों की कुटी कहाँ बनाएंगे। ये आपका खड़ी बोली रूप हो गया। ये सारा आपका क्या बन गया? खड़ी बोली रूप। ये हो गया आपका। तो मैंने आपको यहाँ पर भाषा के बाद के भी प्रश्न दोनों समझा दिए, साथ में मैंने बोर्ड पर यहाँ करके भी दिखा दिया। तो अब इस पाठ में और कुछ शेष बचा नहीं है। मैंने भावार्थ, प्रश्नोत्तर, अनुमान और कल्पना का जो प्रश्न था कि अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता हो और वो चीज आपको न मिले तो आपको कैसी अनुभूति होती है, ये आप अपने अनुमान और कल्पना से लिखिए, अपनी अनुभूति से लिखिए। मान लीजिए आज के समय में अभी आपको अचानक एक पेन की जरूरत है और आपको पेन नहीं मिल रही, उस समय आप कितना परेशान हो जाएंगे। अरे पेन नहीं होती तो हम ये काम कर लेते, हमारा ये रुक गया, हमारा वो रुक गया। बेचैनी हो जाएगी कि कितनी जल्दी वो चीज मिल जाए। तो मैंने आपको संक्षेप में भावार्थ की तरह उसको अपनी बोली में, अपनी भाषा में समझा दिया। आप अपने अनुमान और कल्पना से उस प्रश्न को करिए। तो इतना मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। ये पाठ यहाँ पूरा भी हो गया। भावार्थ, प्रश्नोत्तर, भाषा की बात, यहाँ तक कि मैंने ये भी आपको बताया कि भाषा की बात का जो प्रश्न है वो कैसे पूछा जा सकता है। तो आपको उसका भी पता चल गया कि प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। इस पर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर इसके बाद भी आपको कहीं कुछ ऐसी चीजें पढ़ते समय लगे कि आपको नहीं आया, तो आपका प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास होता है। आप उसको अपनी पुस्तक पर रेखांकित करके रखिए। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं वो वहीं पर आप रेखांकित कर लीजिए, और फिर जब हम और आप ऑनलाइन क्लास में मिलते हैं तो आप वो चीजें मुझसे पूछ लिया करिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई पाठ से संबंधित आपको न रहे। वैसे मेरा प्रयास होता है एक एक चीज को कई बार बताने का कि आपको कोई कठिनाई ना हो, लेकिन अगर होती है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप जब चाहिए मुझसे पूछ सकते हैं। और फिर मैं आज का जो वीडियो है यही समाप्त कर रही हूँ, और किसी नए वीडियो को लेकर, अगले पार्ट को लेकर एक नए वीडियो के साथ आपसे पुनः मिलती हूँ।